दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो आज ना सिर्फ हमारे जीवन को बल्कि जीवन में जो भी हम अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज डे टू डे लाइफ में करते हैं उन सब चीजों को इंपैक्ट करने वाला टॉपिक है। एक सिंपल कहानी से मैं इस टॉपिक की शुरुआत करना चाहूंगा। रमेश नाम का एक व्यक्ति जो यूपी के एक छोटे से गांव में किराना शॉप चलाता था। ये 20 साल पहले की बात है, एक रियल स्टोरी है। अब 20 साल पहले जब ये रमेश अपनी शॉप को ओपन करता था, हफ्ते भर की कुछ कमाई वहां पे उसके पास में डिपॉजिटेड रहती थी कैश फॉर्म में, और यही कैश लेकर के मंडे या ट्यूसडे के दिन वो बैंक पहुंचता था। बैंक पहुंचने के बाद इसी कैश को उसको डिपॉजिट करने के लिए 2 से 3 कभी कभी 4 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। अब ये सारे कारणों से उसका जो प्रोडक्टिव आवर्स है जो कि वो दुकान के ऊपर बिता सकता था, वहां से कुछ कमाई कर सकता था, इसका एक तो लॉस उसको होता था। 3-4 घंटे लाइन में खड़े रहने के कारण एक फ्रस्ट्रेशन सा भी उसको वहां पे सामना उसका करना पड़ता था। लेकिन अगर 20 इयर्स फास्ट फॉरवर्ड करे और आज हम उसकी कंडीशन को देखें दोस्तों, तो आज उसके कंडीशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैजिक सा वहां पे अपीयर होता दिखता है। आज वो जब शॉप ओपन करता है, जो भी लोग उसके शॉप में, किराना शॉप में चीजें खरीदने के लिए आते हैं, दे बेसिकली आस्क फॉर QR कोड, दे स्कैन द QR कोड एंड सेंड द मनी डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द रमेश। ये जो मैजिक दोस्तों हुआ है, ये मैजिक नहीं, ये इसको हम कहते हैं इनोवेशन। डिजिटल टेक्नोलॉजीज और फिनटेक, खास करके फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ने आज भारत के अंदर हमारा जो जीवन है, जैसे हम एक गवर्नमेंट सिस्टम के साथ या प्राइवेट सिस्टम के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, सर्विसेज का लाभ हम किस प्रकार से लेते हैं, कितना एफिशिएंटली लेते हैं, उसके कारण जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है, इन सब चीजों में दोस्तों आज इनोवेशन का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक डेटा आपको मैं देना चाहूंगा कि रिसेंट ईयर्स में, खास करके एक लास्ट डेकेड में, भारत का इनोवेशन इंडेक्स में जो रैंक का इंप्रूवमेंट हुआ है वो इन्हीं कुछ कारणों से हुआ है कि अलग अलग इकोसिस्टम्स में, बी इट बिजनेस इकोसिस्टम और बी इट लेट्स से द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बी इट गवर्नेंस रिफॉर्म्स, बी इट एग्रीटेक, बी इट बायोटेक, हर एक सेक्टर में भारत के अंदर एक इनोवेशन के कारण इंप्रूवमेंट सर्विस डिलीवरी में दोस्तों देखने को मिली है। नॉट जस्ट सर्विस डिलीवरी, लेकिन जो प्रोडक्ट्स आज की डेट में हम कंज्यूम करते हैं, इसमें भी हमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दोस्तों पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है। अगर उस इंडेक्स की मैं बात करूं, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें हमारी रैंक एक जमाने में 80-81 रैंक हुआ करती थी। 2015 की मैं बात बता रहा हूं। 2025 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के हिसाब से इंडिया टुडे इज स्टैंडिंग एट 38th among 139 कंट्रीज। सो ये जो जंप भारत ने दोस्तों लिया है, इसके कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स है। इसके साथ ही साथ भारत के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत को एक इनोवेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना सकती है। साथ ही में कुछ चैलेंजेस भी दोस्तों हमारे इस जर्नी में हमें आ सकती है। इसके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, इन सब मुद्दों की आज हमें इस 10 से 15 मिनट में बात करनी है। आप एंड तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो या फिर इसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने वाली है, इट इज इंपैक्टिंग एंड इट इज गोइंग टू इंपैक्ट योर डेली लाइफ्स। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इनोवेशन का मीनिंग क्या है। दोस्तों सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो इनोवेशन मतलब ऐसी चीज जहां पे जो भी न्यू आइडियाज है, दिस न्यू आइडियाज और लेट्स से इन्वेंशंस, जिसको हम इन्वेंशन कहते हैं, इन इन्वेंशंस को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू वैल्यू। ऐसी वैल्यू जो कि लोगों के जिंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज दोस्तों लेकर के आए। अब जो मैं रमेश का एग्जाम्पल आपको दिया, वो बस कोई कहानी बताने के लिए एग्जाम्पल नहीं था। अब उसके जीवन में जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हमें देखने को मिल रहा है, वो इस कारण से देखने को मिल रहा है कि सरकार के द्वारा कहिए या फिर बिजनेसेस के द्वारा जो एक इनोवेशन का इकोसिस्टम भारत के अंदर डेवलप हुआ है, उनके प्रयासों के कारण, इस कारण से लाभ दोस्तों ना सिर्फ रमेश को, लेकिन रमेश जैसे करोड़ों लोग, भारतीयों को आज हमें ये यूपीआई का लाभ मिल रहा है। अगर यूपीआई के कुछ आंकड़ों की मैं बात करूं तो 1 मिनट में, पर मिनट, एज वी आर टॉकिंग, भारत के अंदर 4.5 लाख ट्रांजैक्शन पर मिनट दोस्तों होते हैं। अगर इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, एक मंथली बेसिस के ऊपर वैल्यू की भी बात करें तो इसका आंकड़ा
हजारों करोड़ों में रुपए में दोस्तों पहुंच चुका है। ये यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बस बात है, ये एक सेगमेंट है पूरे के पूरे इनोवेशन इकोसिस्टम का भारत के अंदर। तो इनोवेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि भाई न्यू आइडियाज बेसिकली आर कन्वर्टेड इनटू वैल्यू दैट ट्रांसफॉर्म्स द ह्यूमन लाइफ, वैल्यू दैट एनहांसेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी विद व्हिच वी आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स और प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। तो ये इनोवेशन दोस्तों खास करके मैं इसलिए मीनिंग बता रहा हूं आपको बिकॉज काफी बार इनोवेशन और इन्वेंशन को एक ही चीज या एक ही कंसेप्ट माना जाता है, बट इनोवेशन और इन्वेंशन में डिफरेंसेस है। इन्वेंशन इंटरनेट का हो चुका था, इन्वेंशन जो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज का हो चुका था, लेकिन इनको कंबाइन करके इनको मासेस की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जब हमने यूपीआई जैसी चीजें बनाई, जब हमने डिजिलॉकर जैसी चीजें बनाई, अलग अलग प्रकार की डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो हमने एक इनोवेशन दिखाया जिस कारण से लोगों के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है, इस प्रोसेस को दोस्तों इनोवेशन वहां पे कहते हैं। अब जानते हैं कि भारत के अंदर ऐसे क्या ड्राइविंग फैक्टर्स है इनोवेशन के। तो पहला क्रेडिट दोस्तों यहां पे हमें देना पड़ेगा जो सरकार ने पॉलिसी फ्रेमवर्क जो इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए भारत के अंदर बना के रखा हुआ है। अब ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, पॉलिसी फ्रेमवर्क में अलग अलग प्रकार की पॉलिसी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। स्पेशली द मेंशन कैन बी मेड हियर ऑफ स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के थ्रू जो इनिशियल फंडिंग दोस्तों नए नए स्टार्टअप्स को मिलती है, जो एक मेंटरशिप सपोर्ट अलग अलग एजुकेशल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, जिस कारण से भारत के अंदर स्टार्टअप बढ़ती जा रही है। थोड़ा एक आंकड़ा आपके पर्सपेक्टिव के लिए यहां पे मैं दे दूं तो 124 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स दोस्तों आज की डेट में भारत में हमें देखने को मिल रही है। अब ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी अपने आप में एक प्रकार से ड्राइविंग फैक्टर है भारत के अंदर इनोवेशन ड्राइव करने के लिए, क्योंकि जब इतनी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वहां पे बनती रहेगी तो नए एंटरप्रेन्योर्स को भी एक कॉन्फिडेंस सा दोस्तों इकोनॉमी के अंदर आता है। तो ये 124 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, आप शायद अभी थोड़ा सोच रहे होंगे कि ये यूनिकॉर्न भाई इसका मीनिंग क्या है। यूनिकॉर्न मतलब ऐसी दोस्तों स्टार्टअप, ऐसी कंपनियां जिनका वैल्यूएशन इज मोर देन $1 बिलियन। इससे बड़ा अगर वैल्यूएशन है किसी कंपनी का तो ऐसे कंपनी को दोस्तों हम कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। तो एक तो पॉलिसी फ्रेमवर्क स्टार्टअप इंडिया जैसा प्रोग्राम, इसके अलावा नेशनल इनिशिएटिव ऑन डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन निधि करके एक प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन, ताकि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर बच्चों के भीतर एक इनोवेशन के सेंटिमेंट को, एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जा सके, इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन भी दोस्तों सरकार के द्वारा वहां पे चलाया जा रहा है। नाउ दीज आर द सम ऑफ द पॉलिसीज व्हिच आर ड्राइविंग इनोवेशन इन द कंट्री। इसके अलावा और क्या क्या फैक्टर्स है, थोड़ा उनकी भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स और वहां पे ड्राइव कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर दोस्तों यहां पे आता है कि एक स्ट्रॉन्ग आईसीटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स। जो भी आईसीटी सर्विसेज है, अगर आपको मैं थोड़ा सा एक बेसिक आंकड़ा यहां पे बता दूं तो जो ये एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं दोस्तों, ये $224 बिलियन वर्थ एक्सपोर्ट्स हमने प्रीवियस फिस्कल ईयर यानी कि 2024-25 में किए हैं। अब ये जो आईसीटी सर्विसेज मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वहां पे आते हैं, इसमें आपकी सास कैटेगरी आती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और अलग अलग वहां पे प्रोडक्ट्स वहां पे भारत के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज वगैरह जो अलग अलग कंट्रीज को प्रोवाइड की जाती है। इंडिया इज बेसिकली लीडिंग द वे इन आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। जब ये एक सेक्टर वहां पे परफॉर्म कर रहा होगा दोस्तों, तो ये चीज एक पुश फैक्टर की तरह वहां पे काम करती है जहां तक कि इनोवेशन की बात है। कुछ क्लस्टर्स की मैं यहां पे बात करना चाहूंगा कि कौन से क्लस्टर्स में इस प्रकार की चीजें वहां पे भारत के अंदर बढ़ रही है, इनोवेशन कौन से रीजन से भारत के अंदर जहां पे ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। तो कुछ खास करके टियर 1 सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, जैसे नाम यहां पे हमें लेना पड़ेगा बैंगलोर का। तो बैंगलोर के अंदर आप देखोगे तो एक सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बैंगलोर को वहां पे कहा जाता है। नए नए स्टार्टअप यहां पे निर्माण हो रहे हैं, खास करके आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में, आईटी रिलेटेड सर्विसेज में, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में दोस्तों खास करके हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनोवेशन बढ़ता हुआ वहां पे दिखा है। अगर हम गुजरात के अंदर बात करें तो गुजरात के अंदर खास करके टेक्सटाइल सेक्टर में, केमिकल्स सेक्टर में एक जंप हमें इनोवेशन के अंदर देखने को मिला है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर फिनटेक सेक्टर, खास करके मुंबई जैसे
लोकेशन पे फिनटेक सेक्टर में काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव स्टार्टअप्स दोस्तों वहाँ पे निर्माण हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा डेटा आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि भाई जो इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए जो चीज़ें चाहिए रहती है, खास करके आपका जो आईपीआर इकोसिस्टम है, इस आईपीआर इकोसिस्टम को दोस्तों सरकार ने प्रीवियस कुछ ईयर्स में काफी स्ट्रेंथन किया है। आईपीआर फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन किया मतलब क्या, जो भी पेटेंट फाइलिंग से दोस्तों, जब आप कोई नया चीज का निर्माण कर रहे हैं तो उसका लाभ आपको वहां पे मिलना चाहिए। जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है या फिर जो डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन रजिस्ट्रेशंस है, थोड़े से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको आंकड़े दे दूं तो आपके लिए और हेल्प हो जाएगी। तो पेटेंट फाइलिंग्स भारत के अंदर पिछले 5 सालों में मात्र ये यहां पे हमें 150% से ज्यादा की एक जंप देखने को मिली है। अगर डिजाइन रजिस्ट्रेशंस की मैं बात करूं तो यहां पे 250% से ज्यादा डिजाइन रजिस्ट्रेशंस पिछले बस 5 सालों में दोस्तों बढ़े हैं। एंड दीज फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन इंप्रूविंग इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है दोस्तों। दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर ड्राइविंग फैक्टर्स इन इंडिया फॉर improving the innovation ecosystem or improving or deepening in fact the innovation ecosystem. Now let's understand किन सेक्टर्स में खास करके भारत जो है लीड कर रहा है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं आपके नॉलेज सेगमेंट की, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकॉग्नाइज करा इस चीज को कि जो साइंटिफिक जर्नल्स वगैरह जो भारत के अंदर आज की डेट में दोस्तों पब्लिश हो रहे हैं, इसका रेट भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही में जो पेटेंट फाइलिंग्स की और इस इंडस्ट्रियल डिजाइन रजिस्ट्रेशन की तो मैंने बात कर ही दी यहां पे। इसके अलावा जो खास करके एक टेक्नोलॉजी आउटपुट है, टेक्नोलॉजी आउटपुट में भारत की जो खास करके यूपीआई का जो हमने एक इकोसिस्टम दोस्तों बना के रखा हुआ है, इसकी केस स्टडीज दोस्तों अलग अलग कंट्रीज में यूज की जा रही है। वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो यूजिंग और स्टडिंग इनफैक्ट द यूनिट अपना यूपीआई मॉडल टू replicate it in various countries। आज हम अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो यूपीआई है, इसमें इतना ज्यादा एक जंप ले चुके हैं, इतना ज्यादा इसको लो कॉस्ट एक हमने इसको प्रोलिफरेट करा इतने मास स्केल के ऊपर कि ये दूसरे कंट्रीज के लिए इमिटेट करने के लिए एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वहां पे बन चुकी है। तो यूपीआई की एक फिनटेक सेक्टर में यहां पे बात की जा सकती है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं टेक्नोलॉजिकल आउटपुट में बात करूं तो कुछ स्टार्टअप्स आर वर्किंग स्पेशली इन बायोटेक एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन सेविंग ह्यूमन लाइव्स, सेविंग प्रीशियस ह्यूमन लाइव्स एज वेल एज काउंटरिंग डिसीजेस और डायग्नोजिंग डिसीजेस एट अर्ली स्टेजेस। खास करके बायोटेक में दोस्तों टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो होता है, आपका वैक्सीन डेवलपमेंट, और आप सब हम जानते हैं कि भारत में रिकॉर्ड टाइम में जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो वैक्सीन का डेवलपमेंट किया, और आने वाले टाइम में हमें अलग अलग सेक्टर्स यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब सेक्टर्स में भी ये इनोवेशन का इम्पैक्ट, इनोवेशन का एक तरीके से कह सकते हैं इसका पुश वहां पे देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पे इंडिया इज लीडिंग द वे, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें वहां पे कि भाई क्या क्या चीजें ऐसी है, क्या क्या सेगमेंट्स ऐसे खास करके जहां पे इंडिया को इंप्रूव करने की भी आवश्यकता है। यहां पे इस पॉइंट से आने से पहले मैं कुछ चीजें वहां पे मेंशन करना चाहूंगा कि कहां पे हम अभी काम करना बाकी है। खास करके दोस्तों एग्रीटेक, यहां पे जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर इनोवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट नीड्स टू बी अफोर्डेबल इन नेचर। जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो प्रिसीजन फार्मिंग दोस्तों हम भारत के अंदर इंप्रूव कर सकते हैं, जिस कारण से एग्री प्रोडक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। अगर एग्री प्रोडक्टिविटी हम भारत में बढ़ा देते हैं तो जो हमारा टारगेट है टू अचीव 100 बिलियन वर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, तो ये टारगेट भी आसानी से कंप्लीट हो सकता है। इसके अलावा एक और सेगमेंट है जैसे हेल्थ केयर सेगमेंट में, जो एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर, दोनों जगह पे मैंने अफोर्डेबल कॉमन वर्ड लिखा है, ये करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहां पे क्या है कि थोड़े सा इनपुट्स अगर महंगे हैं या फिर ऐसे चीजें हैं जो कि किसान के लिए फायदा तो दे सकते हैं, लेकिन किसान उसको अगर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर ऐसे में टेक्नोलॉजी होते हुए भी या इनोवेशन होते हुए भी हम वो एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसका एज सच एक इंक्लूसिविटी या फिर जो इंक्लूसिव इंपैक्ट पड़ सकता है, वो इंपैक्ट वहां पे दोस्तों इकोनॉमी के ऊपर नहीं पड़ पाएगा।
इसके अलावा एक और सेगमेंट का खास करके मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया नीड्स मोर एंड मोर स्टार्टअप्स इन विथ रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी। जो खास करके सोलर पैनल की डिजाइन्स की बात है, भारत के अंदर बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स वगैरह की बात है, यहां पे हमें कुछ स्टार्टअप्स की आवश्यकता है। और इसके अलावा एक और सेगमेंट की भी वहां पे बात हो सकती है इसी के साथ लिंक्ड, कि एक डीप टेक्नोलॉजी, एक डीप टेक स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, ताकि जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज है, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह है या फिर एआई वगैरह जैसी टेक्नोलॉजीज है, ब्लॉकचेन वगैरह जैसी टेक्नोलॉजीज है, इनका भारत के अंदर अगर हम निर्माण कर पाए दोस्तों, तो इट इज गोइंग टू इंपैक्ट वेरी प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस सेक्टर्स। तो ये कुछ चीजें जहां पे हमें वर्क करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी वी आर डूइंग वेरी गुड विथ रिस्पेक्ट टू फिनटेक, विथ रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, यहां पे थोड़ा सा स्कोप है, लेकिन वी आर डूइंग ओके। अभी यहां पे थोड़ा सा अगर पुश करे, यहां पे पॉलिसी सपोर्ट दे दे, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस बढ़ा दे, तो काफी हेल्प दोस्तों वहां पे इकोनॉमी की हो सकती है। अब इकोनॉमी की हेल्प कैसे होती है, कैसे इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करता है, 2 या 3 की पॉइंट्स में इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो जरूरी चीज होती है वो होती है दोस्तों फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी। क्योंकि कोई भी चीज हम जो प्रोड्यूस करते हैं, वी यूटिलाइज व्हाट इज कॉल्ड एज 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इनोवेशन करता क्या है कि इनोवेशन इन चारों की ये जो 4 फैक्टर्स हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकता है। एग्जांपल एक सिंपल सा देता हूं मैं आपको, जैसे कैपिटल में जो मशीन्स वगैरह दोस्तों हम यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जैसे कि आपका कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और वो कार के मैन्युफैक्चरिंग, कार के असेंबली वगैरह के लिए वी नीड मशीन्स, राइट। और मशीन्स की जगह पे अगर हम यहां पे कुछ इनोवेशन करें, मास स्केल के ऊपर अगर हम यहां पे रोबोटिक्स वगैरह जैसी चीजों को अप्लाई करें, आईओटी वगैरह जैसी चीजों को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अप्लाई करें, तो क्या है कि आपकी मशीन्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, या फिर जो आप फिजिकल वहां पे मैनुअल लेबर को आप वहां पे लेकर के आ रहे हो, वो काफी हद तक कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। और कॉस्ट रिड्यूस होने के कारण जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बढ़ सकती है। अब आप यहां पे एक काउंटर पॉइंट ये लेकर के आ सकते हो कि इस कारण से क्या अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी? जरूर अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन आपको इनोवेशन को अपस्किलिंग के लिए भी इस्तेमाल करना है। आप कब तक भारत को बस चीप, एक कैपिटल ऑफ चीप लेबर बनाओगे? आज वो समय दोस्तों आ चुका है कि जहां पे हम कैपिटल ऑफ चीप लेबर से ट्रांसफॉर्म होते हुए कैपिटल फॉर इनोवेशन, या फिर वर्ल्ड की एक इनोवेशन कैपिटल बन करके हम उभर करके सामने आए। तो यहां पे इन रोबोटिक्स वगैरह को इंप्लीमेंट करना और डार्क फैक्ट्रीज का निर्माण करना, इट विल इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर बिकम बेसिकली व्हाट, इट विल बिकम अ नीड ऑफ द आवर। तो ये डार्क फैक्ट्रीज मतलब ऐसी फैक्ट्री जो कि पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है, पूरी तरीके से रोबोटिक्स वगैरह के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे वहां पे कंट्रीब्यूट करता है, तो दूसरा फैक्टर यहां पे समझ लीजिए दोस्तों कि इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। क्योंकि क्या है कि इनोवेशन में जब आप मास स्केल के ऊपर एक नया एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, कुछ ऑल टुगेदर नई चीजें, नई सर्विसेज, जिस कारण से लोगों का लाइफ वहां पे ट्रांसफॉर्म होने वाला है, ऐसी चीजें आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो नए इंडस्ट्रीज का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर रिसेंट टाइम्स में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज वगैरह का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, ये सारी चीजें 10 साल पहले तो अवेलेबल नहीं थी। तो एआई का एक नया इंडस्ट्री वहां पे क्रिएट हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ इनोवेशन। और अगर नया इंडस्ट्री क्रिएट हो रहा है तो इट इज गोइंग टू डू व्हाट, इट इज गोइंग टू क्रिएट डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर्स। और अगर दोस्तों स्किल्ड लेबर के लिए डिमांड क्रिएट होगी तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनोवेशन इज गोइंग टू ड्राइव व्हाट, इट इज गोइंग टू ड्राइव ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, कि अगर इनोवेशन के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इकोनॉमी के अंदर बन रहा है, अगर सरकार वहां पे इनोवेशन को एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देख रही है, तो हमें ऐसा लेबर लगेगा, हमें ऐसा स्किल्ड पुल, टैलेंट पुल लगेगा, जो कि इस इनोवेशन का एक तरीके से बोल सकते हो आप मेन एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वहां पे बन रहा है। तो अगर ये सारी चीजें करनी है तो गवर्नमेंट ऑन इट्स थ्रू इट्स पॉलिसीज नीड्स टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, अपस्किलिंग, लार्ज स्केल अपस्किलिंग ऑफ पीपल, एंड ऑल्सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज।
इससे क्या है कि इन तीन चीजों से what we'll be able to do is we'll be able to reap the fruits of demographic dividend. हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको हम डेमोग्राफिक डिजास्टर होने से बचा सकते हैं अगर हम इनोवेशन को एज अ प्राइम मूवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पे दोस्तों एज्यूम करके कहिए, या फिर इसको हम पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको इस तरीके से देखें कि इनोवेशन एज प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि और क्या चीजें की जा सकती है। मैंने ऑलरेडी देखो यहां पे ये वाला जो सेगमेंट है इसमें मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट कवर कर लिया कि क्या और चीजें हम वहां पे कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा एक और एग्जांपल वहां पे देना चाहूंगा, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई थी कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा फैक्टर आपका एग्रीटेक, तीसरा बायोटेक, बायोटेक फॉर हेल्थ केयर, और दो चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा, एक तो आपको इंफ्रा और दूसरा खास करके मैन्युफैक्चरिंग। ये दो सेगमेंट्स ऐसे दोस्तों जहां पे भारत को इनोवेशन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इंफ्रा से हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनोवेशन के कारण इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो कंट्रीब्यूशन हम बढ़ा पाएंगे। और क्योंकि इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी लेबर इंटेंसिव भी सेक्टर्स है, तो यहाँ पे पहली बात तो जॉब क्रिएशन दोस्तों हो सकता है भारत के अंदर, जो ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत है तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट के कारण जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है भारत की उसमें हम एक्सपेंशन देख सकते हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज बेसिकली द जीडीपी का साइज एज वेल एज जीडीपी का ग्रोथ रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब और एक बार लास्ट कंक्लूडिंग एक रिमार्क्स वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या इनोवेशन ही से भारत विकसित भारत बनेगा 2047 में। तो एक सिंपल 1 मिनट की कहानी है दोस्तों ये कि भाई अगर हम अपने युवा की कैपेबिलिटीज को अगर सही से टैप कर पाए, अगर हम भारत के अंदर लोगों के जीवन में एक मीनिंगफुल चेंज लेकर के आए, मीनिंगफुल चेंज मतलब जैसे अगर वो कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन या फिर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे उनको मूव करना है, तो मूव करने के लिए अगर हम लेट्स से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज वगैरह का इस्तेमाल करें जो मास स्केल के ऊपर लोगों को बड़े चीपली मूव कर सकती है, जैसे आपका ये हाइपर लूप वगैरह जैसी टेक्नोलॉजीज है, या फिर जैसे आपकी ट्रांसपोर्टेशन में ही जो आपका एक BRTS बस रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वगैरह है। BRTS हमारे अलग अलग शहरों में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन बसेस में क्या हम इनोवेशन वहां पे ला सकते हैं? बसेस को अगर पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई वहां पे कर दे, साथ ही में इसको अगर हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल यहां पे इस्तेमाल करे, ऐसी कुछ चीजें हमें करनी पड़ेगी ताकि मास स्केल के ऊपर अफोर्डेबल हम ट्रांसपोर्टेशन को करें। दूसरा एक थोड़ा सा चीज सोचिए कि अगर हमें कल को जाकर के हमारी डिपेंडेंसी कोल के ऊपर या फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कम करनी है, तो हमें किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज का थ्रेट रियल है, तो ऐसे में हमें जो ट्रांजिशन करना है, एनर्जी ट्रांजिशन करना है, तो हमें आज ही यहाँ पे इन्वेस्ट दोस्तों करना पड़ेगा। और यहाँ पे बस एक सिंपल सा मैं डेटा आपको देना चाहूंगा कि अगर भारत का मात्र 0.6 to 0.7% ऑफ द जीडीपी R&D के ऊपर दोस्तों खर्च हो रहा है, तो ये थोड़ा सही दिशा में हम नहीं चल रहे हैं अगर हम इस प्रपोजिशन को वहां पे देखें कि इनोवेशन इज गोइंग टू बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर अस टू अचीव विकसित भारत एट द रेट 2047, बट ये इतना कम पैसा खर्च करने से दोस्तों नहीं हो पाएगा। यहां पे हमें पैसा जो R&D में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसको एटलीस्ट 2.2% ऑफ द जीडीपी तक लेके जाना पड़ेगा, ताकि लोगों का कन्वेंस फैसिलिटीज, लोगों के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लोगों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज, अपस्किलिंग फैसिलिटीज, इन सब चीज़ों में इनोवेशन वहाँ पे आ पाए। साथ ही में जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ है, अलग अलग IITs है, NITs वगैरह है, इनको हमें लिंक करना पड़ेगा विद द स्टार्टअप्स, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री एकेडमी या लिंकेजेस। इसके थ्रू भी हम काफ़ी हद तक इनोवेशन को एज अ ड्राइविंग फोर्स बना सकते हैं विकसित भारत का सपना अचीव करने के लिए। आपको क्या लगता है कि इनोवेशन क्या भारत के लिए एक ड्राइविंग फैक्टर, ड्राइविंग फोर्स आने वाले समय में हो सकता है? आप अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।